सोचो एक ऐसी रात जहां तुम्हारा कम्बल भी हार मान जाए और तुम्हारा सांस लेना एक चैलेंज बन जाए। सूरज रोज निकलता है पर दिखाई नहीं देता। जाम रोड्स, गाड़ियां बर्फ के नीचे, और दुनिया जैसे फ्रीज हो गई हो। इट साउंड्स लाइक ए मूवी, राइट? लेकिन ये कोई मूवी नहीं, ये 2025 की सच्चाई हो सकती है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो जनवरी 2024 में चाइना के हार्बिन सिटी में टेम्परेचर -53 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। अमेरिका के अलास्का में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बर्ड्स लिटरली मिड एयर फ्रीज होकर नीचे गिर रहे थे। और अब कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में इंडिया भी ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। लेकिन कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स कहती है ये सिर्फ नेचर नहीं, कोई है जो वेदर को कंट्रोल कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कोल्ड वेव है या एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम सब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स हवा और मौसम के साथ खेल रही है और कैसे इसका असर हमारी आम जिंदगी तक पहुंच रहा है। हर साल ठंड आती है पर इस साल कुछ अलग होने वाला है। 2025 का विंटर एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा गया। ग्लोबल साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एल नीनो साइकिल खत्म हो चुका है और ला नीना वापिस आ गया है। इसका मतलब है कि पैसिफिक ओशियन का पानी अब ठंडा हो रहा है और ये ठंड हवाओं के जरिए पूरी दुनिया में फैल रही है। नासा के डाटा के हिसाब से 2025 में ग्लोबल टेम्परेचर ड्रॉप होने की संभावना 0.6 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। आर्कटिक ओसिलेशन अब नेगेटिव फेज में है। इसका मतलब है कि पोलर वाइंड्स अब सिर्फ आर्कटिक तक सीमित नहीं रही, वो एशिया और यूरोप तक आ रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी वार्निंग दे दी है कि नॉर्थ इंडिया में 2025 का विंटर रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दिल्ली, लखनऊ और पंजाब के कुछ शहरों में तो दिसंबर तक दिन में भी सूरज देखना मुश्किल हो जाता है। सुबह की धुंध शाम तक टिकी रहती है और लगता है जैसे वक्त ही जम गया हो। यानी जहाँ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जल रही थी वहीं अब कुछ जगह ऐसी है जो जमने वाली है। साइंटिस्ट इसे नेचुरल साइकिल बोल रहे हैं, पर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ नेचर नहीं, ये एक वार्निंग है। पृथ्वी अपना बैलेंस खुद ठीक कर रही है और इतिहास गवाह है कि हर करेक्शन में कुछ न कुछ सेक्रीफाइस होता ही है। अब सवाल ये नहीं कि ठंड आएगी या नहीं, सवाल ये है कि ये ठंड किस लेवल तक जा सकती है। और अगर साइंटिस्ट सही कह रहे हैं तो दुनिया के कुछ हिस्सों में ये नतीजे अभी से दिखने लग गए हैं। ये सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, दुनिया के कई कोनों में इसके साइंस मिल चुके हैं। चाइना के हार्बिन सिटी में 2024 में बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरा, -53 डिग्री सेल्सियस तक। पिछले 50 साल में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बना था। मछलियां तालाबों में ही जम गई और लोगों को लिटरली सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। यूरोप में अप्रैल तक स्नोफॉल नहीं रुकी। स्प्रिंग सीजन आने वाला था पर लोग अब भी अपनी छतों से बर्फ हटाने में बिजी थे। नेचर का शेड्यूल पूरी तरह से रीसेट हो गया। टेक्सास यूएसए, मॉडर्न अमेरिका का एक डेवलप स्टेट, लेकिन जब डीप फ्रीज आई तो 45 लाख लोग अंधेरे में डूब गए। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स फेल, पाइपलाइन जाम और इमरजेंसी शेल्टर्स फुल। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो कश्मीर और हिमाचल में ग्लेशियर्स ने 15% तक एक्सपेंशन दिखाया। पहली बार साइंटिस्ट ने कहा कि ये बर्फ अब मेल्ट नहीं हो रही बल्कि ये उल्टा और ज्यादा बढ़ रही है, और इसी को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लेक्चर्स दे रही है और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी कुछ और ही कह रही है। बट क्या ये नेचर का बैलेंसिंग एक्ट है या ये एक वार्निंग शॉट, एक सिग्नल कि हमने उस लाइन को क्रॉस कर लिया है जहाँ से लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल है? ये सब देखकर एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि जब दुनिया हर जगह गर्म हो रही है तो फिर कुछ जगह इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है? क्या ग्लोबल वार्मिंग एक झूठ है या कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट है जो अब तक किसी के सामने आया ही नहीं? सो लेट्स डिकोड द बिगेस्ट पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम, ग्लोबल वार्मिंग वर्सेस ग्लोबल फ्रीजिंग। लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर फिर यह एक्सट्रीम कोल्ड क्यों बढ़ रही है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या साइंटिस्ट गलत थे, क्या ग्लोबल वार्मिंग एक स्कैम है? लेकिन सच और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दरअसल पृथ्वी के ऊपर एक इनविजिबल रिवर चलती है जिसे हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। यही कंट्रोल करते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग से पोल्स ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो ये जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ जाती है और फिर आर्कटिक की ठंडी हवा लीक होने लगती है। नासा और NOAA के अकॉर्डिंग वीक जेट स्ट्रीम ही जिम्मेदार है 2024 के आर्कटिक आउटब्रेक्स के लिए। ये हवा सीधा नॉर्थ पोल से निकलकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच जाती है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ गर्मी नहीं ला रही, ये एक्सट्रीम कोल्ड भी ला रही है। गर्मी ने ही ठंड को आगाज किया है। एटमॉस्फेयर अब एक बैटलफील्ड बन गया है। एक तरफ वार्म एयर, दूसरी तरफ कोल्ड एयर, और जब ये टकराती है तब बनती है सुपर कोल्ड स्पेल्स जो पूरे शहरों को फ्रीज कर देती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया में 2025 का विंटर्स में एवरेज टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने का एस्टिमेट है। तो क्या हम एक नए क्लाइमेट ईरा में एंटर कर रहे हैं, एक मिनी आइस एज, या ये सिर्फ शुरुआत है एक और बड़े इम्बैलेंस की जो हमने खुद ने बनाया है? हिस्ट्री के पेजेस में लिखा है कि हर बड़े क्लाइमेट चेंज के बाद एक आइस एज जरूर आती है और अब उसके साइंस वापस दिखने लगे हैं। सो लेट्स गो बैक इन टाइम टू अनकवर द मिनी आइस एज थ्योरी।
करीब 400 साल पहले सन 1645 से 1715 तक दुनिया ने देखा था एक टेरिफाइंग फेज जिसे कहा गया द लिटिल आइस एज। उस टाइम पर यूरोप में लिटरली नदियां जम गई। लंदन की थेम्स नदी इतनी सॉलिड हो गई थी कि लोग लिटरली उस पर बाजार लगाते थे और बच्चे उस आइस पर स्केटिंग करते थे। ठंड की वजह से वहाँ की फसल बिल्कुल खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग भूख से मरने लगे और हमारी पृथ्वी एक साइलेंट विंटर में सो गई। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस टाइम सनस्पॉट एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो थी, जिसे मोनदेर मिनिमम कहा जाता है। मतलब उस टाइम पर सूरज की एनर्जी पृथ्वी तक बहुत ज्यादा कम पहुंच रही थी। नासा के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से सन फिर से लो एक्टिविटी साइकिल में जा रहा है। इसका मतलब अर्थ को मिलने वाली सोलर रेडिएशन फिर से कम हो सकती है, जो टेम्परेचर को 0.2 से 0.4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है, वो भी ग्लोबल लेवल पर। हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है, पर इस बार हम और भी ज्यादा कनेक्टेड है और उतने ही वल्नरेबल भी। 1645 में लोग सिर्फ आग के आसपास बैठते थे, आज हम टेक्नोलॉजी के आसपास बैठे हैं। अगर मिनी आइस एज लौट आई तो सिर्फ मौसम नहीं, पूरी दुनिया की कहानी बदल जाएगी। नेचर हमेशा बैलेंस चाहती है, पर शायद इस बार उसका बैलेंस हमारी बर्बादी बन सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये मिनी आइस एज वापस आ गई तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? आप यूरोप या अमेरिका सोच रहे होंगे, लेकिन असल में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडिया पर पड़ेगा, एक देश जो ठंड के लिए कभी तैयार ही नहीं था। इंडिया जैसी ट्रॉपिकल कंट्री के लिए ठंड कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अब लगता है कि नेचर अपना इक्वेशन बदल रहा है। 2023 के दिसंबर में दिल्ली का टेम्परेचर 119 साल में सबसे कम रहा। टेम्परेचर 4.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। लोगों की सांस जमने लगी, होमलेस लोग रोड पर ही मरने लगे और गवर्नमेंट को इमरजेंसी शेल्टर्स खोलने पड़े। ऊपर से हिमाचल और कश्मीर में स्नोफॉल सीजन 17 दिन ज्यादा चला। जहाँ टूरिस्ट सेल्फी ले रहे थे, वहीं गांव में लोग फ्यूल के लिए लकड़ी ढूंढ रहे थे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 से 2025 का विंटर सीजन नॉर्मल से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा कोल्ड होने का एस्टिमेट दिया गया है। नॉर्थ इंडिया में पावर डिमांड 25% तक बढ़ने वाली है सिर्फ हीटिंग के लिए। रैबी क्रॉप्स जैसे वीट और मस्टर्ड, जो भारत के फूड सप्लाई का बैकबोन है, उन्हें ठंड की वजह से डैमेज होने का हाई रिस्क है। सिर्फ 2024 में हरियाणा और पंजाब में ज्यादा ठंड होने की वजह से हेक्टर क्रॉप्स बहुत ज्यादा डैमेज हुई थी। पर सबसे ज्यादा असर गाँव पर पड़ा, जहाँ हीटर, इंसुलेशन या थिक जैकेट्स लग्जरी है। रात में लोग एक ही कंबल में लिपटे हुए चूल्हे के पास बैठे मिलते हैं। ठंड इतनी होती है कि उनकी सांसों का धुआं भी जम जाता है। और सिटी में लोग कंप्लेंट करते हैं कि एसी कम ठंडा कर रहा है या हीटर कम गर्म कर रहा है। पर रूरल इंडिया में लोग प्रे करते हैं कि बस कैसे ही उनकी अगली रात बच जाए, बस अगली रात थोड़ी कम ठंड पड़े। कोल्ड वेव से पावर ग्रिड्स ओवरलोड होने लगे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से सिर्फ पिछले 5 सालों में कोल्ड रिलेटेड डेथ्स में 22% का इंक्रीज आया है। दिल्ली, यूपी और बिहार के रूरल बेल्ट्स में निमोनिया और हाइपोथर्मिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम क्लाइमेट चेंज को सिर्फ गर्मियों से जोड़ते थे, पर अब लगता है कि सर्दी भी उतनी ही ज्यादा डेंजरस है। ये सिर्फ टेम्परेचर का गिरना नहीं है, ये टेस्ट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी टेक्नोलॉजी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी अडेप्टेबिलिटी का। क्योंकि अगर अगला डिकेड भी इसी डायरेक्शन में गया तो भारत को सिर्फ हीट वेव नहीं, एक फ्रीज वेव का भी सामना करना पड़ेगा। इंडिया तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर देख रहा है, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई है। कहानी जिसमें विलन नेचर नहीं, हम खुद है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक नेचुरल साइकिल है या नेचर का वार्निंग लेटर? इंसान ने हमेशा सोचा कि वो नेचर को कंट्रोल कर सकता है। मशीन्स बना ली, सैटेलाइट्स भेज दी, वेदर प्रिडिक्ट करना सीख गया, लेकिन नेचर ने फिर याद दिलाया कि वो हमसे नहीं, हम उससे छोटे हैं। जब दिल्ली में टेम्परेचर गिरता है तो ये सिर्फ वेदर रिपोर्ट नहीं होती, ये एक वार्निंग होती है। वार्निंग कि अगर हमने अपने ग्रीड, पोल्यूशन और शॉर्ट टर्म कंफर्ट के चक्कर में प्लेनेट को और डिस्टर्ब किया तो नेचर अपना रीसेट बटन दबाने में देर नहीं करेगा। ग्लोबल वार्मिंग हो या मिनी आइस एज, दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स है और दोनों का नतीजा इंसान के खिलाफ है। हम सोच रहे हैं कि दुनिया गर्म हो रही है, पर शायद नेचर थोड़ा कूल डाउन कर रहा है, वो भी अपने तरीके से। और अगर हम अब भी नहीं समझे तो अगली वार्निंग सिर्फ हवा नहीं, हमारे जीने के तरीके को बिल्कुल खत्म कर देगी। नेचर चाहती है बैलेंस, और जब इंसान उस बैलेंस को तोड़ता है तो वो उसे बर्फ में लिख कर याद दिलाती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि हर इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्लेनेट हमारा घर है, और हमारा घर जब ठंड से कांप रहा हो तो सिर्फ कम्बल नहीं, समझ जरूरी होती है। सो स्टे वार्म, स्टे अवेयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for more this type of videos.